हेलो दोस्तों, अपनी यूपी टीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज में आज हम टीजीटी इंग्लिश के एक दूसरे प्रैक्टिस सेट की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग राइम रॉयल इनटू इंग्लिश लिटरेचर? राइम रॉयल का प्रयोग इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले किसने किया था? राइम रॉयल इज अ स्टैंजा ऑफ 7 लाइन्स और इसको सबसे पहले प्रयोग किया था जेफरे चौसर ने। जेफरे चौसर का वर्क था ट्रॉयलस एंड क्रेसीड, जिसमें इन्होंने सबसे पहले राइम रॉयल का प्रयोग किया था दोस्तों। स्कॉटलैंड के राजा किंग जेम्स फर्स्ट ने भी राइम रॉयल का प्रयोग किया था अपनी बुक किंग्स क्वायर के अंदर, जिसका ट्रांसलेशन होता है किंग्स बुक। क्योंकि इस टाइप के 7 लाइन स्टैंजाज को किंग जेम्स फर्स्ट यानी कि एक राजा ने पॉपुलर किया था, इसीलिए इसे नाम दिया गया था राइम रॉयल का। थॉमस वाइट का नाम ऑटोवा रिमा से जुड़ा हुआ है दोस्तों, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंपोर्टेड सोनेट फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड। हेनरी हवार्ड इज एसोसिएटेड with the first use of blank verse in English poetry. Next question is, identify the writer of the following lines. The mind is its own place and itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. ये लाइन किससे बिलोंग करती है? द राइट आंसर इज जॉन मिल्टन फ्रेंड्स। ये लाइंस हमें जॉन मिल्टन के वर्क पैराडाइज लॉस्ट में देखने को मिलती हैं दोस्तों। 1667 में आने वाला ये वर्क ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, और शेक्सपियर के ड्रामाज में भी हम ब्लैंक वर्स का प्रयोग ही देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिटन एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग? एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बहुत फेमस बुक है, इसको किसने लिखा था? फ्रांसिस बेकन, टी.एस. एलियट, विलियम शेक्सपियर और पी.बी. शेली। द करेक्ट आंसर इज फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से जाना जाता है दोस्तों, एंड ही वाज फेमस फॉर हिज एफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिक स्टाइल। इसके अलावा इनकी ये बुक एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी एम्पिरिसिज्म वाली थ्योरी दी है, जिसकी वजह से इनको एम्पिरिसिज्म का फादर भी कहा जाता है। तो बेकन इज नॉट ओनली द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। विस्टर द डिटेक्टिव अपीयर्स इन गर्ल्स वर्दीज विच वर्क? द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, जस्टिस और लॉयल्टीज। द करेक्ट आंसर इज जस्टिस फ्रेंड्स। जस्टिस के अंदर ही विस्टर है जो डिटेक्टिव है, और इसी का रोल हमें दिखाया गया है। बाद में जब ये फोल्डर को दोबारा से पकड़ने के लिए आता है और फोल्डर सुसाइड कर लेता है। सिल्वर बॉक्स के अंदर भी एक डिटेक्टिव या पुलिस ऑफिसर आता है दोस्तों, जिसका नाम था मिस्टर स्नो। तो स्नो अपीयर्स इन द सिल्वर बॉक्स एंड विस्टर अपीयर्स इन जस्टिस। Who said about Wordsworth, he is not fully recognized at home, he is not recognized at all abroad? Options are Lowell, Matthew Arnold, Thomas de Quincey, Samuel Taylor Coleridge. The correct answer is Matthew Arnold friends. लॉवल ने वर्ड्सवर्थ को हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर कह के बुलाया है, और कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ को एन एंड्यूरिंग मैन बोला है दोस्तों। थॉमस डी क्विंसी ने इनके बारे में कहा है, जो नेचर है वो इनके ब्लड में ही फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स हेमलेट पोएम अनलिमिटेड? शेक्सपियर के हेमलेट को पोएम अनलिमिटेड किसने कहा है? हैरोल्ड ब्लूम, टी.एस. एलियट, वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज हैरोल्ड ब्लूम फ्रेंड्स। हैरोल्ड ब्लूम ने ही हेमलेट को पोएम अनलिमिटेड का नाम दिया है। टी.एस. एलियट ने तो इस नाटक को क्रिटिसाइज किया था अपने वर्क
हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स के अंदर, और ये बताया था कि इस वर्क में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी है। और साथ ही टीएस एलियट ने हैमलेट को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर भी कहा था। वर्ड्सवर्थ ने अपनी सोनेट स्कॉन द सोनेट में शेक्सपियर की सोनेट की तारीफ करते हुए लिखा है, विद दिस की ही हैज अनलॉक्ड हिज हार्ट। यहां पर की सोनेट के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइन हिम द ऑलमाइटी पावर हर्ड हेडलॉन्ग फ्लेमिंग फ्रॉम द इथर्नल स्काई। इस लाइन में, जो कि पैराडाइज लॉस्ट से ली गई लाइन है, इस लाइन में मिल्टन ने किसका प्रयोग किया है? द करेक्ट आंसर इज इन्वर्जन। इन्वर्जन वो होता है जिसमें हम नॉर्मल ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। यहां पर आप देखें कि जॉन मिल्टन ने सेंटेंस की शुरुआत हिम से करी है। हिम एक ऑब्जेक्ट होता है जो ग्रामर के स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट और वर्ब के बाद यूज होना चाहिए। तो इस तरीके के चेंज ऑफ ऑर्डर को हम इन्वर्जन का नाम देते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स का डिफाइनिंग फीचर इसमें से कौन सा है? इट कंसिस्ट्स ऑफ राइम्ड कॉपलेट्स, इट फॉलोज अ स्पेसिफिक मीटर बट हैज नो राइम, इट यूजेस iambic टेट्रामीटर एक्सक्लूसिवली, इट डजंट यूज एनी फॉर्म। इसमें स्पेसिफिक मीटर तो यूज होता है, एक ही मीटर बना रहता है बाद तक, जो कि ज्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है दोस्तों। लेकिन इसमें राइम नहीं होती है, राइम स्कीम नहीं बनती है, इसीलिए ब्लैंक वर्स का दूसरा नाम है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस। और इंग्लिश पोइट्री में ब्लैंक वर्स का सबसे पहले प्रयोग हेनरी हॉवार्ड यानी कि अर्ल ऑफ सरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर बहुत सारे राइटर्स ने अपने नॉवेल्स भी लिखे, लेकिन इस टर्म को सबसे पहले क्वाइन किसने किया था? सिगमंड फ्रूड, विलियम जेम्स, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ। द करेक्ट आंसर इज विलियम जेम्स फ्रेंड्स। विलियम जेम्स ने अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर इस टर्म को क्वाइन किया था, और फिर जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ जैसे राइटर्स ने बहुत सारे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल लिखे हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम की ये बुक 1890 में पब्लिश हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रिल्यूड इज इनकरेक्ट? द प्रिल्यूड इज डिवाइडेड इनटू सेवरल बुक्स, ईच फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट पीरियड ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। ये सही बात है। द प्रिल्यूड इज डेडिकेटेड टू सैमुअल टेलर कॉलरिज, हिज क्लोज फ्रेंड एंड फेलो पोइट। ये भी ठीक है। द प्रिल्यूड वॉज इंटेंडेड एज ए प्रीफेस टू विलियम वर्ड्सवर्थ लॉन्गर फिलोसॉफिकल वर्क्स। तो ये भी बात सही है, क्योंकि ये एक बड़ी पोएम लिखना चाहते थे। रिक्लूस, जिसका इंट्रोडक्शन वो प्रिल्यूड को बनाना चाहते थे, और बाद की बुक्स में वो एक्सकर्सन और अदर बुक्स को इंक्लूड करते, लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ के लाइफ टाइम में पब्लिश ही नहीं हो पाई थी दोस्तों। तो आर ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। द प्रिल्यूड नाम की इस स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश कराने का काम 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद उनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने किया था। वेयर माई फादर्स स्टूड वॉचिंग द सी, गेल स्पेंट हेरिंग बोट्स हगिंग द ली। ये वो जगह है जहां मेरे फादर लोग यानी कि मेरे पूर्वज खड़े होते थे, समुद्र को देखते रहते थे, और कैसे आंधी तूफान से गुजरकर हेरिंग मछली की तरह प्रतीत होने वाली नाव ली यानी कि चारागाह को गले लगाती हुई प्रतीत होती थी। ये लाइंस जॉन गर्ल्सवर्दी की लाइन है दोस्तों, और पोएम है डेवॉन टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an indirect word or expression that you use instead of a more direct one। आप किसी बात को सीधे सीधे नहीं कहते when you are talking about something that is unpleasant or embarrassing। किसी हर्ट करने वाली बात को जब आप दूसरे तरीके से कहते हो, तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशन है वो किस फिगर ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आते हैं? द करेक्ट आंसर इज द B1, यूफेमिज्म। यूफ्यूज्म
एक तरीके का आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ राइटिंग है जो कि जॉन लिली के वर्क यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट पर आधारित है। इनिंडो वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कि हिंट दिया जाता है और सामने वाला खुद ही समझ जाता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट में हम ट्रांसफर ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं। एक एडजेक्टिव को जिस नाउन से पहले लगाना चाहिए उससे पहले ना लगाकर किसी दूसरे नाउन से पहले लगा दिया जाता है। Who has been referred to by Wordsworth in the following lines? इन लाइंस में वर्ड्सवर्थ किसकी बात कर रहे हैं? Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. The correct answer is John Milton. वर्ड्सवर्थ अपनी पोयम लंदन 1802 में जॉन मिल्टन को अप्रिसिएट करते हुए इन लाइंस को लिखते हैं दोस्तों। The antonym of precipitate. Precipitate is to be quick in action होता है। अगर हम कोई काम बहुत जल्दी जल्दी से करते हैं तो that is called precipitate। जो भी काम हम रश ऑफ ब्लड में कर देते हैं, इम्पल्सिव होके कर देते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं, तो that is precipitate। इसका हमें अपोजिट बताना है। इम्पल्सिव और रेकलेस ये दोनों ही वर्ड जल्दीबाजी वाले काम को ही दिखाते हैं, इसलिए ये प्रिसिपिटेट के एंटोनिम नहीं सिनोनिम है दोस्तों। bereavement is related to sorrow, so the answer will be procrastinate। procrastinate ही होता है जो कि डिले इन एक्शन को दिखाता है, जैसा कि हम शेक्सपियर के कैरेक्टर हैमलेट में देखते हैं। और यही प्रोक्रेस्टिनेशन, यही डिले इन एक्शन is the hamartia in Hamlet। Next question is one who talks in one's sleep। जिसे नींद में बोलने की बीमारी होती है उसे हम सोमनीलोक्विस्ट कहते हैं दोस्तों। ये सारे ही वर्ड्स नींद से रिलेटेड हैं। सोमनाम्बुलिस्ट इज द पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। जो नींद में चलता है उसे सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं, और जो नींद में बोलता है उसे सोमनीलोक्विस्ट। ये दोनों चीजें ही हमें शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में आई लेडी मैकबेथ में देखने को मिलते हैं। सोमनीपैथी डिसऑर्डर इन स्लीप को दिखाता है, तो सोमनियम ड्रीम के लिए यूज होने वाला लैटिन वर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच फ्रेजल वर्ब मीनिंग। ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग कॉज है, इट इज करेक्ट। ब्रिंग अप मीन्स किसी का लालन पालन करना, लुक आफ्टर करना, दिस इज अगेन करेक्ट। ब्रिंग आउट इज टू पब्लिश, बट ब्रिंग इन का मतलब स्पेंड नहीं, अर्न या सेव होता है दोस्तों। इनकरेक्ट मैच इज ब्रिंग इन, स्पेंड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच सिंगुलर एंड प्लूरल। द करेक्ट वन इज C1, क्योंकि हमने पढ़ा था दोज वर्ड्स विच एंड विद यूएस, उसमें हम प्लूरल बनाते समय यूएस को हटा के आई लगा देते हैं। जैसे रेडियस का रेडाई, सिलेबस का सिलेबाई, वैसे ही टर्मिनस का टर्मिनाई होगा दोस्तों। सो द इनकरेक्ट वन इज C1 और बाकी के ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विल कॉल blank you at a more convenient time, fill in the blank with an appropriate preposition। Here the appropriate preposition will be on, क्योंकि call on जो phrasal verb बनती है उसका मीनिंग होता है visit, किसी से मिलने जाना। नेक्स्ट वन, find the incorrect match। रेड टेपिज्म एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं, लाल फीताशाही जिसमें ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा हावी हो जाते हैं, दिस इज करेक्ट। शीत इज अ केस इन विच द स्वॉर्ड इज केप्ट। जो तलवार रखने की म्यान होती है उसे शीत कहा जाता है, दिस इज अगेन करेक्ट। मर्सिनरी इज अ पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी। तो भाड़े के टट्टू को मर्सिनरी कहा जाता है। बट ऑबिचुरी इज नॉट अ प्रिंटेड नोट ऑन समवंस बर्थ, बट इट इज अ प्रिंटेड नोट ऑन समवंस डेथ फ्रेंड्स। जो डेथ पर लिखा जाता है किसी की, वो ऑबिचुरी होता है।
So the incorrect match is the last one. Here comes our next question now. Identify the correct match. यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स दिए हैं, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव और कार्डिनल्स. इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स all, no, many, few, some, any, certain, etc. It is correct. Distributive numeral adjectives each, every, either, neither होते हैं. It is also correct. Cardinals जो होते हैं वो 1, 2, 3 होते हैं. This is also correct. जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. सो द करेक्ट आंसर विल बी द लास्ट वन, ऑल द अबव. यहाँ पे दिए हुए चारों ऑप्शन ही करेक्टली मैच्ड हैं. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. एक्टिव से पैसिव बदलने का इसमें से कौन सा नियम सही नहीं है. द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस. This is correct. The verb is changed to its base form. Verb को हम base form यानी कि first form में बदल देते हैं. This is not correct. Preposition by का प्रयोग हम करते हैं जब हम doer को बाद में ले जाते हैं, तो this is correct. Tense of the sentence is preserved. ध्यान रखते हैं कि active का जो tense है वही passive का भी tense रहना चाहिए. जैसे direct से indirect बनाते समय तो हम tense बदलते हैं, लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम टेंस नहीं बदलते. तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो द राइट आंसर विल बी द B1, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग हम इसमें नहीं करते. पैसिव के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो है B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नाउ द नेक्स्ट वन इज सीइंग इज बिलीविंग. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. द करेक्ट आंसर इज जेरेंड, क्योंकि जेरेंड ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाते हैं. परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए तो हमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है. पास्ट पार्टिसिपल में वी सिंपली यूज थर्ड फॉर्म, और इन्फिनेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं. सो द D1 इज द राइट वन. सीइंग इज बिलीविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेरेंड. What happens to time expressions when changing from direct to indirect? Direct से indirect बनाते समय time expressions का हम क्या कर देते हैं? They remain unchanged. They are always omitted. No. They are modified to match the time of reporting. Reporting के हिसाब से हम उसमें परिवर्तन करते हैं. They are replaced with past tense verbs. So the option C will be the right one, friends. Next question is, consider the two sentences. I ran fast. I am her fast friend. The grammatical categories of fast. यहाँ fast वर्ड को हमें ध्यान से देखना है और पहचानना है कि पहले सेंटेंस में आने वाला fast क्या है और दूसरे सेंटेंस में आने वाला fast कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. द करेक्ट आंसर इज द A1, क्योंकि पहले सेंटेंस में जो फास्ट है वो वर्ब रन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, और दूसरे सेंटेंस में आने वाला फास्ट एक नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है. सो फर्स्ट वन इज एडवर्ब एंड सेकंड वन इज एडजेक्टिव, फ्रेंड्स. आवर 25th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कनुसा. कनुसा मीन्स पारखी की सही स्पेलिंग क्या है. द राइट वन इज द D1, CONNOI SSEUR. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.